आइए अब अध्ययन करते हैं हम मौर्य साम्राज्य के। नंदवंश के पतन के बाद भारत में एक नए युग का सूत्रपात होता है। एक ऐसी राजनीतिक सत्ता विद्यमान होती है जो पूरे भारत के केंद्रीय नेतृत्व को पैदा करती है। यानी कि जहां छोटे छोटे गणराज्य या राज्यों का पतन होना शुरू होता है, वहीं भारत के सभी जनपद और भारत के अन्य छोटे छोटे राज्य केंद्रीय सूत्र में बंधने का कार्य करते हैं। और इन सबको बांधने का काम करता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति की कहानी थोड़ी सी अलग है। कुछ लोग इसे मौर्य वंश का बताते हैं, तो कुछ मयूर नगर के पूर्वजों के रूप में बताते हैं। कुछ लोग चर्चा करते हैं कि चंद्रगुप्त जो था वो शूद्र वंश का था। लेकिन अंतोगत्वा हम इस बात को देखते हैं कि जो भी राजा बनता है, उस राजा की प्रजा हितैषी जन कल्याणकारी योजना और उसका अपने साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति नीतियों के कारण वह राजा महान होता है। और ऐसे महान राजा को बनाने का काम करते हैं उस काल के सबसे महान विद्वान आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य एक छोटे से बच्चे को शिक्षा के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय ले जाते हैं और उसका उचित पालन पोषण करा के उसे एक सम्राट जैसा योग्य नेता बनाते हैं और लाते हैं, जब तक मगध पर घनानंद का शासन जो था उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक ऐसा नेतृत्वकर्ता बनाया था जिसने पूरे भारत पर जब राज किया तो एक अलग भारत में एक अलग दिशा के नेतृत्व का युग प्रारंभ होता है। मौर्य साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है मौर्य साम्राज्य का काल, यानी कि 324 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व के मध्य मौर्य साम्राज्य और उसके अंतर्गत आने वाले राजाओं ने राज किया। लेकिन प्रमुख राजा कौन है जिसने इस मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया? तो हम देखते हैं सेंड्रोकोटस को। यूनानी जस्टिन और अनेक इतिहास वेदाओं ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने एक राजा का नाम दिया जिसे उन्होंने सेंड्रोकोटस कहा। बाद में जब विलियम्स जॉन ने इस पर अनुसंधान किया, रिसर्च की और यह पाया कि जो सेंड्रोकोटस है यही आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य है। और फिर बताया गया कि जो मौर्य साम्राज्य 324 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व के मध्य है, उसका प्रथम प्रणेता कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि पहले संस्थापक मौर्य वंश के हुए चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। यानी कि जिनको सेंड्रोकोटस के नाम से जाना गया वही व्यक्ति कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। तो आपसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम क्या था? साथ में इन्होंने भी अवंती पर आक्रमण किया और अवंती को जीता और उसके बाद अवंती अधिपति की उपाधि धारण की थी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी इन्होंने शासन किया। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान ही मध्य प्रदेश के उज्जैनी या अवंती राष्ट्र में उज्जैनी नगर के राजा महेश्वर नाम के एक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम था रत्नमंजरी। जब चंद्रगुप्त मौर्य किसी दरबार में बैठे थे और उन्होंने रत्नमंजरी का चित्र देखा तो वो आसक्त हो गए, मोहित हो गए उस पर, और उन्होंने अपने दूतों को रत्नमंजरी मित्रनंदा नाम के अपने दासों को भेजा और कहा कि जाओ रत्नमंजरी को लेके आ जाओ। और उसी दौरान इनकी अवंती से लड़ाई होती है और वह अवंती पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और एक उपाधि धारण करते हैं जिसे अवंती अधिपति कहा गया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध के राजा हुए, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यानी कि सिंहासन सत्ता का जो नेतृत्व था वो पाटलिपुत्र से किया जा रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करें तो अवंती राष्ट्र को भी अपने में सम्मिलित कर लिया था। इसीलिए हम मध्य प्रदेश के इतिहास में भी चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते हैं। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का है। ठीक है, सेंड्रोकोटस के नाम से जानते हैं इन्हें। अवंती अधिपति इनकी उपाधि थी। और अपने शासन के अंतिम दिनों में जब इनको ऐसा लगा कि अब पुत्रों को राजगद्दी सौंप दी जानी चाहिए तो बौद्ध भिक्षु बनने के लिए
जैन धर्म को अपनाने के लिए इन्होंने थोड़ा सा अध्ययन किया और बाद में इन्होंने देखा कि जैन धर्म की तरफ मेरा रुझान अधिक है और जैन धर्म में दीक्षित होने के लिए या जैन धर्म में तपस्या करने के लिए इन्होंने श्रवणबेलगोला जाने का निर्णय किया। जब यह पाटलिपुत्र से श्रवणबेलगोला मतलब दक्षिण की यात्रा कर रहे थे, उसी समय कुछ समय के लिए ये उज्जैन में भी विश्राम करते हैं। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा शासक था जो पाटलिपुत्र से, मौर्य वंश का कौन सा शासक था जो श्रवणबेलगोला की यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में रुका था। तो हमें याद रखना है कि श्रवणबेलगोला में संधारा विधि, जो संथाला विधि है, जो जैन धर्म में एक प्रथा है उपास के दौरान अपने शरीर को त्यागने की, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाई थी। और उसी के दौरान जब वो श्रवणबेलगोला जा रहे थे तो कुछ समय के लिए इन्होंने उज्जैन में अपना निवास स्थान या विश्राम के लिए यह स्थान को चुना था। तो ये थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और मध्य प्रदेश के अवंती अधिपति। अवंती अधिपति से आशा ही है कि इन्होंने अवंती को जीता होगा और वहां पर कुछ समय के लिए इनका शासन रहा होगा। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य में दूसरा नाम आता है इनके पुत्र बिंदुसार का। बिंदुसार के यदि हम शासन की बात करें तो हम पाते हैं 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के मध्य बिंदुसार ने मगध की राजगद्दी पर शासन किया। इसे अलग अलग नामों से जाना गया। पुराण साहित्य ग्रंथ या जैन अनुश्रुतियों की बात करें या बौद्ध साहित्य ग्रंथों की बात करें तो हम बिंदुसार को अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे भद्रसार, बारीसार, अमित्रघात और अमित्रोचेटस भी कहा गया है। यानी जो विदेशी लेखक हैं वो उसे अमित्रोचेटस कहते हैं, अमित्रघात कहते हैं, और वहीं पुराणों में या जैन श्रुतियों में या बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में इसे भद्रसार और बारीसार के नाम से हम जानते हैं। तो आपको यहाँ से इस प्रश्न को भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि भद्रसार किसका नाम है, तो बिंदुसार का। वहीं बारीसार, तो बारीसार भी हमारे बिंदुसार का नाम है। अमित्रघात, अमित्रोचेटस, ये अन्य नाम किसके हैं, बिंदुसार के। तो आपको इन नामों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बिंदुसार ने क्या किया, अपने पूर्वजों के द्वारा जो उसे राज्य मिला तो एक बहुत विशाल साम्राज्य हो गया। तो उसने विशाल साम्राज्य पर केंद्रीय सत्ता के नेतृत्व के साथ साथ ही प्रांतीय शासन प्रथा को अपनाने का प्रयास किया और इसी काल में उसने अपना जो साम्राज्य था उसे प्रांतों में विभक्त कर दिया। और इन प्रांतों में जब उसने विभक्त कर दिया तो प्रांत के प्रशासक के रूप में कुमार या राज्यपाल की नियुक्ति की गई। और कुमार या राज्यपाल अधिकांशतः पुत्रों को ही नियुक्त किया जाता था। जब इस तरह से उसने अपने प्रशासकीय क्षेत्रों के लिए राज्यों का विभाजन प्रांतों में कर दिया तो दो प्रांत जिनका हम अध्ययन करते हैं, एक है तक्षशिला और दूसरा है अवंती। अवंती का अध्ययन इसलिए क्यों करना है क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित है और हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास का, लेकिन साथ में ही जुड़ा हुआ है तक्षशिला प्रांत। बिंदुसार के शासनकाल में इन दोनों प्रांतों में स्थानीय लोगों का विद्रोह उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला का कुमार या राज्यपाल बनाकर भेजा। जब यहाँ पर विद्रोह हुआ और सुसीम उसमें असफल हो गए तो उन्होंने इसी को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अपने एक अन्य पुत्र अशोक को भेजा। जब अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए जाता है तो वो विजयी होकर लौटता है। यानी कि जिस काम में सुसीम असफल हो जाते हैं वहां पर अशोक की सफलता उसके भविष्य का द्वार खोल देती है। बिंदुसार इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं और वह अशोक को अवंती का कुमार या प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त करके अवंती भेज देते हैं। यानी कि अब दौर शुरू होता है हमारे अशोक का। और अशोक को कहां भेजा जा रहा है, अवंती। और अवंती जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं जो दो भागों में विभक्त था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तो वहीं दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महेश्वर या महेश्मती थी। इस अवंती राज्य का प्रशासक या कुमार के रूप में किसको चुन लिया गया था, अशोक को। और अशोक
जो महान सम्राट हुए हैं उनका संबंध मध्य प्रदेश से ही शुरू होता है। आइए पढ़ते हैं हम अशोक को। अशोक का शासनकाल मगध और मध्य प्रदेश की दिशा में अलग अलग है। दोनों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो अशोक का जो शासनकाल है उसकी हम बात करते हैं तो 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व के मध्य अशोक ने शासन किया। लेकिन अशोक ने जो सिंहासन प्राप्त किया या राजगद्दी प्राप्त की, मगध का सम्राट नियुक्त हुआ, वो 269 ईसा पूर्व में। यानी कि अशोक का जो शासनकाल है, जिसे हम अवंती के शासनकाल को भी मिला के देखते हैं तो वो अलग है, और वो मगध का सम्राट कब बना है? 269 ईसा पूर्व में। अवंती ने कुमार या प्रशासक के रूप में 11 वर्षों तक अवंती पर शासन किया। जब बिंदुसार मगध के सम्राट थे तो अवंती का प्रशासक के लिए उन्होंने अशोक को चुना। अशोक जब मध्य प्रदेश की धरा पर आए तो उन्होंने इस अवंती पर 11 वर्षों तक शासन किया। लेकिन इनके साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है कि जब अशोक मुगल साम्राज्य से अवंती राज्य आ रहे थे तो रास्ते में पड़ता है विदिशा। अपनी इस यात्रा के दौरान जब अशोक विदिशा रुके तो वहां के जो सबसे धनिक श्रेष्ठ थे, जो वैश्य जाति के एक सेठ थे, उनकी कन्या, उनकी पुत्री महादेवी, श्रीदेवी या कुमारी देवी, यानी कि महादेवी, श्रीदेवी या कुमारी देवी, ये भ्रमित ना हो आप, एक ही व्यक्ति का, एक ही महिला का नाम, एक ही स्त्री का नाम है, और वो है विदिशा के एक वैश्य की कन्या। अशोक जब विदिशा में अपना कुछ देर विश्राम करते हैं तो यह उसके आतिथ्य से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। अंतोगत्वा अशोक उस वैश्य कन्या से विवाह कर लेते हैं और इसकी सूचना बिंदुसार को भेज दी जाती है। फिर इसी पश्चात अशोक विदिशा से निकलते हुए अवंती पहुंचते हैं और अवंती में जो स्थानीय विद्रोह होता है उसको दबाकर और अवंती की गद्दी पर बैठते हैं। अशोक का अगर पूरा कार्यकाल देखा जाए तो उस दौरान हमारा जो मध्य प्रदेश है बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया था। इसके पीछे की कहानी जो है कि जो महादेवी थी या जो वैश्य वर्ण था, ये पूरा धीरे धीरे बौद्ध धर्म को अपना चुका था, और इन्हीं के प्रभाव से, क्योंकि हमेशा एक चीज देखी जाती है कि जितना पुरुष समाज होता है वो महिलाओं के विचारों से थोड़ा सा कहीं ना कहीं, है ना, दबके रहता है। तो वही स्थिति हुई कि घर की जब पत्नी ने, घर के गृह मंत्री ने जब किसी बात को कहा तो वही बात अशोक ने मान ली, और हम देखते हैं कि इसी विचारों से ओतप्रोत होकर अशोक के काल के दौरान मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म अच्छे तरीके से फल फूल रहा था। अगर हम सांची स्तूप की बात करें, हम भरूच के स्तूप की बात करें, हम उज्जैन के कांचनवन कानीपुरा की वैश्य टेकरी की बात करें, सतधारा स्तूप की बात करें, या अन्य जो मौर्यकालीन मध्य प्रदेश में स्थल मिलते हैं, तो हम उन सब का विस्तृत अध्ययन करने के बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई, ये जो काम हुआ है, जो बौद्ध धर्म को विस्तार मिला है मध्य प्रदेश में, वो एक ही राजा था जिसके शासनकाल में हुआ है, और वो है अशोक। अशोक के पुत्र और पुत्रियों का भी बौद्ध धर्म से बहुत गहरा संबंध जुड़ा रहा है, क्योंकि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को, दोनों को बौद्ध धर्म में शिक्षित कर और अनेक देशों, प्रांतों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। अशोक के नामों की हम चर्चा करें तो शुरुआत में जितने भी साक्ष्य मिले, जितने भी अभिलेख मिले, उन अभिलेखों के अध्ययन से यह ज्ञात नहीं हो रहा था कि जो राजा है उसका नाम क्या है। यानी कि अशोक के जब नामों की हम बात करते हैं कि यह जो राजा है, जो मौर्य काल का राजा है चंद्रगुप्त के बाद, बिंदुसार के बाद, वो कौन था, तो हमें कहीं यह नाम नहीं मिलता। लेकिन इस बात के प्रमाण भी कि ये राजा ही अशोक है, यह भी हमारे मध्य प्रदेश से मिला है। ठीक है, यानी कि जो राजा है कालाशोक है, जो चंडाशोक है, जिसे धम्म राजा कहा है, जिसे देवानाम प्रिय कहा है, जिसे प्रियदर्शी भी कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है, यही व्यक्ति अशोक है। इस बात के प्रमाण भी हमारे मध्य प्रदेश की भूमि से प्राप्त हुए। यानी कि जब हम अध्ययन करेंगे गुर्जरा अभिलेख का, तो गुर्जरा अभिलेख ही मध्य प्रदेश का पहला साक्ष्य है जो ये बताता है कि इस मौर्य साम्राज्य के दौरान जो राजा शासन कर रहा है उसका जो नाम है वो अशोक है।
यानी कि अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अशोक को और किस नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि अशोक को चंडाशोक, यानी अशोक की जो नीतियां थी, या अशोक को जो जन श्रुतियों में या सिंगल श्रुतियों में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया था। यानी कि एक ऐसा राजा जो अपने भाइयों को ही सत्ता के लिए मार सकता है, और इसके लिए उसके ऊपर चंडी देवी का वरदान था, चंडी माता ने उसे वरदान दिया था, तो उसे इसीलिए कई ग्रंथों में चंडाशोक कहा है। वहीं कालाशोक भी इसी को कहा है। धम्म राजा, जब कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वह एक धम्म की व्याख्या करता है, उसके बाद के जितने शिलालेख, स्तंभ लेख या अभिलेख मिलते हैं, उनमें इस राजा को धम्म राजा की उपाधि या धम्म राजा के नाम से जाना गया। वहीं देवानाम प्रिय, तो अशोक की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी या प्रजा के हित के लिए किए गए काम थे, उसके कारण इसे देवानाम प्रिय, मतलब ऐसा प्रिय जो देवों के समान प्रिय हो। प्रियदर्शी, कहते हैं कि शायद अशोक अपने आप को प्रजा के लिए अच्छा राजा, श्रेष्ठ राजा या प्रजा का प्रिय राजा बतलाने के लिए अपने नाम के पहले प्रियदर्शी का प्रयोग करता था, तो प्रियदर्शी भी इसी को कहा गया। कुछ ग्रंथों में अशोक वर्धन नाम भी मिलता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है अशोक को किन किन नामों से जानते थे? चंडाशोक, कालाशोक, धम्मराजा, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी और अशोक वर्धन। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए एक बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया। जब पाटलिपुत्र में आयोजन किया था तो उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री, जो कि उज्जैन में निवास स्थान था उनको बुलाया गया। तो इनकी पत्नी महादेवी, जिसे हमने कुमार देवी या श्री देवी भी कहा, उन्होंने महेंद्र और संघमित्र को तो पाटलिपुत्र भेज दिया। जब बौद्ध धर्म की संगति चल रही थी, उसी दौरान अशोक ने पूछा कि भंते, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा त्याग क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि राजन, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा त्याग है पुत्र का प्रवर्जन, यानी कि अपने किसी खास व्यक्ति को प्रवर्जना या बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया जाए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो यही सबसे बड़ा त्याग है। चूंकि हम देख रहे थे कि कलिंग युद्ध के पश्चात ही बौद्ध धर्म के प्रति अशोक का जो रुझान था वो बदल गया था, उसका नजरिया जो था बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया था। तो इसी बात के दौरान ही अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की ओर इशारा कर पूछा कि क्या आप प्रवर्जित होना चाहते हैं? तो पुत्र ने पिता के आदेश की अवहेलना न करते हुए तुरंत ही इस आदेश को सिरोधार्य किया और अशोक से कहते हैं कि यदि पिताजी आपकी आज्ञा है तो हम आज ही बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म के थेरा बन जाते हैं, प्रचारक बन जाते हैं। और फिर इसी से जुड़ा रहा है मध्य प्रदेश का इतिहास। जब संघमित्रा और महेंद्र बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक स्थानों पर जाते हैं, तो वो पुनः मध्य प्रदेश की यात्रा करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो श्रीदेवी या कुमार देवी थी अशोक की पत्नी, उन्होंने अधिकांश समय अपना कांचनवन, कानीपुरा, जो कि उज्जैन में स्थित है, जहाँ जिसे हम वैश्य टेकरी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर था, उनने समय बिताया था। तो महेंद्र और संघमित्रा उन्हीं से आज्ञा लेकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाने वाले थे।